यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक नॉन परमानेंट सीट के लिए इंडिया के खिलाफ कौन सी कंट्री ने चैलेंज कर दिया है, और ईरान के साथ भारत का एक नया डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट क्यों स्टार्ट हो गया है, और इसराइल ने भारत के साथ कौन सा डिफेंस पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया है और इस पार्टनरशिप के क्या स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। कई सारी मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देगी, इसलिए भारत ग्लोबल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रही डिप्लोमेटिक गेम्स के बारे में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को विजिट करने के बाद सीधे न्यूयॉर्क गए हैं, जहां पर यूएन हेडक्वार्टर्स हैं। न्यूज़ आ रही है कि एस जयशंकर सन 2028 और 29 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया को बनाने के लिए भारत की तरफ से यूएन में आधिकारिक दावेदारी पेश करेंगे। एस जयशंकर ने इस दावेदारी को मजबूत करने के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है शांति। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। इसके थ्रू हम सभी देशों को बता रहे हैं कि क्यों वो इंडिया के लिए वोट करें और इंडिया को यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर बनवा दें। भारत की कंपटीशन में इस बार इंडिया के सामने है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह एशिया पैसिफिक ग्रुप से अपनी दावेदारी दिखाई है। ऐसे में भारत और तजाकिस्तान के बीच एक सीट के लिए भिड़ंत होगी। जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे वही कंट्री यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। लेकिन अगर तजाकिस्तान अपनी दावेदारी वापस ले ले तो उस केस में इंडिया को बिना चुनाव के ही नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ऐसा कई बार होता भी है, जब कंट्रीज को लगता है कि उनका चुनाव में जीतना मुश्किल है तो वो अपना नाम वापस कर लेती हैं। लेकिन तजाकिस्तान यहाँ पर अलग ही कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जर्मनी का क्या एंगल है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तजाकिस्तान की कॉन्फिडेंस का एक अलग राज है। अब आपको लग रहा होगा तजाकिस्तान को हराना भारत के लिए कोई बड़ी बात क्यों है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि तजाकिस्तान के पक्ष में चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज लॉबिंग कर रहे हैं। इनकी लॉबिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें 57 देश शामिल हैं, उन्होंने भी वोटिंग में तजाकिस्तान को सपोर्ट करने का फैसला लिया है, क्योंकि तजाकिस्तान एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का कहना है हम मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम देश को जिताने के लिए ये काफ़ी कंट्रीज एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 57 देश शामिल है। ऐसे में इंडिया को अपना कैंपेन बहुत ही स्ट्रेटजिक और कैलकुलेशन के साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कैंपेन लॉन्च करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि एस जयशंकर न्यूयॉर्क में कोई रैली या फिर गैदरिंग को संबोधित करेंगे, बल्कि एस जयशंकर न्यूयॉर्क जाकर दूसरी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स और जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मीटिंग करके इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करने के लिए मांगेंगे। बाकी कंट्रीज़ को इसके लिए काफ़ी रीच आउट करना पड़ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का चुनाव होता है वो यूएन जनरल असेंबली के सभी 193 मेंबर देश की वोटिंग के बाद होता है। इसलिए इंडिया को अलग अलग कंट्रीज़ को रीच आउट करना और उनका सपोर्ट इकट्ठा करना पड़ रहा है। अब इस तरीके के कैंपेन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम रीजन से कई सारे देश दावेदारी कर देते हैं और भिड़ते नजर आते हैं, और इस सीट को जीतने के लिए 2/3 वोट्स जरूरी हैं। अब जितने ज़्यादा देश इस भिड़ंत में शामिल होंगे उतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और इंडिया को इलेक्शन जीतने में काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, इतनी ज़्यादा इंडिया को जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? इसमें जर्मनी का एंगल क्या है? दरअसल पिछले साल की बात है, 2027-28 की नॉन परमानेंट सीट के लिए यूएन के अंदर वोटिंग हुई थी, जिसमें जर्मनी के सामने 2 छोटी कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल। आपको हैरान होगा कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया में यूएस और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी जर्मनी वोटिंग में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज से हार गया था, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ कई सारी कंट्रीज सामने आ गए थे। ऐसे में भारत को परमानेंट मेंबर बनने की बात छोड़ ही दीजिए, नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत के लिए
ये वोटिंग आसान नहीं होने वाली, क्योंकि कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज रसिया से क्रूड ऑयल और वेपन परचेज करने के लिए भारत से पहले ही नाराज चल रही हैं। भारत ने एस जयशंकर को यूनाइटेड नेशंस भेजकर अपने एफर्ट्स तेज कर दिए हैं। अब भारत दावेदारी पेश कर रहा है साल 28-29 के लिए, जिसके इलेक्शंस होंगे अगले साल जून में। लेकिन इंडिया ने अपना कैंपेन ऑलमोस्ट एक साल पहले ही स्टार्ट कर दिया है, जो दिखाता है हम जर्मनी की तरह इस इलेक्शन को लाइटली नहीं ले रहे हैं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। आपको मैं बता दूं, इंडिया पहले भी नॉन परमानेंट मेंबर यूएन में रह चुका है। इंडिया 21-22 की टर्म में यूएन का मेंबर था, जिसका ज़्यादातर टाइम कोविड-19 के कारण खराब हो गया था। इससे पहले इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में 16 साल सर्व किया है। जर्मनी को वोटिंग में हारने के बाद अब भारत प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत जर्मनी जैसी गलती नहीं करने वाला। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट से। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई है। इसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देखा जा सकता है, लेकिन इस बार इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं है, बात दूसरी है, क्योंकि ओमान के तट के पास 2 ऑयल टैंकर्स खड़े थे। इसके ऊपर ईरान ने मिसाइल के साथ हमला कर दिया। उसमें एक शिप के ऊपर एक इंडियन क्रू मेंबर की कैजुअलिटी हो गई और 8 मेंबर्स को काफ़ी गहरी इंजरीज आई थी। इन 8 मेंबर्स में से 6 इंडियंस थे और 2 यूक्रेनी नेशनल शामिल थे। इसी के चलते भारत की सरकार ने दिल्ली में स्थित ईरान के डिप्टी एम्बेसडर को नोटिस दिया और भारत ने काफ़ी अपना एग्रेशन दिखाया था और प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। भारत ने ईरान को साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान इंडियन कॉमर्शियल शिप्स को टारगेट करना नहीं बंद करेगा तो दोनों देशों के रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने जिस शिप के ऊपर फायर किया था वो शिप यूएई फ्लैग का था और ओमान के वाटर्स में खड़ा था। लेकिन इंडिया का कहना है कि इस पूरे रीजन को सुरक्षित किया जाना चाहिए। बात 18 अप्रैल की है। भारत की सरकार ने ईरान के एम्बेसडर को नोटिस दिया था। इसके साथ ही यूएस के भी एम्बेसडर को नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस का कोई भी असर नहीं हुआ था, बल्कि ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को एक्टिव कर दिया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी तरीके की कैजुअलिटीज होती हैं तो ईरान को परिणाम भुगतने होंगे। और इसके बाद इंडिया ने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशंस गार्ड को एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस था कि किसी भी शिप के ऊपर मिसाइल या ड्रोन से फायर ना किया जाए और फायर करने से पहले उन जहाज़ों को कई बार वार्निंग दी जाए, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें वार्निंग दी जा रही है। लेकिन उधर IRGC का नोटिस के जवाब में ये जवाब था कि हमने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन शिप्स ने उसको इग्नोर किया। IRGC का कहना है ये शिप्स छुपकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था, लेकिन ईरानियन मिलिट्री ने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया था। इसके बावजूद वो रूट के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको मैं बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 रूट्स हैं। एक पहला रूट ईरान के पास से होकर गुजरता है, दूसरा रूट ओमान के तट के पास से होकर गुजरता है। ये जो शिप जिसको टारगेट किया गया वो ओमान के साइड था, इसलिए ईरान ने इसको निशाना बनाया। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद ईरान के साथ भारत के रिलेशनशिप में क्या अंतर आएगा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट, जिसमें इजराइल और भारत ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट किया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का ये स्क्रीनशॉट है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है दृष्टि 2.0। दृष्टि का फुल फॉर्म है डुअल यूज रोबोस्ट इंडिया इजराइल हाईटेक इनोवेशन। इस इनिशिएटिव के तहत इजराइल की जो डिफेंस कंपनीज हैं वह भारत के साथ मिलकर डुअल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करेंगी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री सिविलियन दोनों के सेक्टर्स में यूज की जा सकती हैं। इजराइल अब जो टेक्नोलॉजी भारत को देगा, भारत की कंपनीज के साथ मिलकर भारत में उनकी ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज की डेट में सिविलियन प्लस डिफेंस दोनों सेक्टर्स में काफ़ी यूज हो रहा है। इसके साथ ही कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्रोन्स, रडार, सेंसर्स, सैटेलाइट्स, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स जैसे आइटम शामिल हैं, जो कि
सिविल इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री दोनों एक साथ यूज करती हैं। यह प्रोग्राम इजराइल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर और हैदराबाद के टी हब के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें भारत के साथ जो डिफेंस स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के बाद इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और लार्ज टाइम के लिए इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए किसी और कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।